हिस्सा मिलेगा। और जिसकी इस देश में हिस्सेदार जनसंख्या ज्यादा होगा तो निश्चित इस देश के लोकतंत्र के हर पिलरों पर, लोकतंत्र के हर जगह पर उसकी भागीदारी होनी चाहिए थी। हर पिलरों पर लोकतंत्र के भागीदारी होना चाहिए था। लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं। जिस दिन बहाल हुआ उस दिन लोकतंत्र बहाल किया गया और लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। और न्यायपालिका में आजादी के बाद आज की जो दफा है, आजादी के 74 साल बाद भी आज आपके समाज से एक भी जो न्यायपालिका की सबसे बड़ी अदालत है, ये छोटी मोटी अदालत तो छोड़ दीजिए, इस देश की सबसे बड़ी अदालत जहां आपको न्याय मिलना चाहिए था, जहां आपके साथ न्याय होना चाहिए था, उस सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की अदालत है। उस सुप्रीम कोर्ट की अदालत में आजादी के 74 साल बाद भी जो सीनियर जज होते हैं, उन सीनियर जजों में से आजादी के बाद अब तक एक भी पटेल जज नहीं बन पाया। वो किसी के पास इतिहास बता दे, वो किसी के पास इतिहास तो बता दे। आजादी के बाद एक भी मौर्य जज नहीं बन पाया। आजादी के बाद एक भी राजभर जज नहीं बन पाया। आजादी के बाद एक भी चमार भंगी पासी ग्रेडियर जज नहीं बन पाया। केवल बाप की बपौती बन गई है उस सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों की। क्या उन्हीं के पास टैलेंट है? क्या उन्हीं के पास न्याय देने का अधिकार है? साथियों, आपको इतिहास नहीं पता, आपको इतिहास से सबक लेना चाहिए, क्योंकि 1919 में अंग्रेजों ने एक आयोग गठन किया था और उस आयोग में अंग्रेजों ने ये कहा था, स्पष्ट लिखा है, पढ़ लेना इतिहास में। अंग्रेजों ने लिखा है कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है, इसलिए जब तक अंग्रेज थे इस देश में तब तक एक भी ब्राह्मण को जज नहीं बनने दिया। ये इतिहास है। एक भी ब्राह्मण को जज नहीं बनने दिया। मगर आज जिसे अंग्रेज ब्राह्मणों को अन्यायी मानते थे, इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है, वही आजाद भारत में न्याय देने वाला बन गया। सोचने वाला विषय, ये अंग्रेजों के इतिहास में लिखा हुआ है, हम अपने से नहीं करें। और 1919 में रिपोर्ट है न्यायपालिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अदालत में, यानी सुप्रीम कोर्ट में आपका प्रतिनिधित्व तो नहीं है। आज आपके साथ किसी राजभर के साथ किसी ब्राह्मण ठाकुर से झगड़ा हो जाए और उस झगड़े को ले जाओ सुप्रीम कोर्ट में, और जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों का जो चरित्र होता है सारे के सारे एक अपने अपने आप के रिश्तेदार होते हैं, वो अपने रिश्तेदार को बचाने का काम करेगा और आपके साथ अन्याय करेगा और ब्राह्मणों को न्याय दिलाएगा। ये चरित्र निर्माण है, ये चरित्र निर्माण है। इस वजह से आजाद भारत में हमारे समाज के लाखों केसेस पेंडिंग पड़ी हुई है। हमारे समाज के करोड़ों केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, सुनवाई नहीं होता है और उनकी सुनवाई हो जाती है क्योंकि वो बैठे हुए जज आपके विरोधी नस्ल के हैं। वो बैठे हुए जज आपके विरोधी नस्ल के हैं, उनका चरित्र ही है इस देश में आपको न्याय नहीं देना। उनका चरित्र ही इस देश में है आपके ऊपर शासन करना। इसलिए न्यायपालिका पर उन्होंने सबसे पहले कब्जा किया, आजाद भारत। दूसरा, जिसे हमारे ओबीसी के लोग अपना बाप मानते हैं, हमारे ओबीसी समाज के लोग, थोड़ी कड़वी बात है, हमारे ओबीसी के लोग ब्राह्मण को अपना बाप मानते हैं, अपने बाप को कभी मरने के बाद पूजने का काम नहीं करते, मगर ब्राह्मण का 10 साल के बेटा भी हो जाएगा तो उसे पूजने का काम करते हैं। क्यों? ये गुलामी का प्रतीक है। अभी एग्जाम्पल है, स्वतंत्र देव सिंह पटेल जी, बीजेपी के वो प्रदेश अध्यक्ष, आपने वीडियो देखा होगा, 10 साल के बच्चों को, वो पूरा 60 साल का व्यक्ति 10 साल के बच्चों का चरण धो करके चरणामृत ले रहा है। ये गुलामी, ये आपका
आपका समाज की क्या परिस्थिति होगी आप सोच सकते हो। इसलिए इतना हमारे लोग बात मान जाते हैं ब्राह्मणों को कि अगर शादी भी करना हो, पढ़े लिखे लोग हमारे समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस, पीसीएस, डीएम, एसडीएम, आईजी जब अधिकारी बन जाता है, अधिकारी बनने के बाद जब वो शादी करने जाता है तो उस पढ़े लिखे आईएएस, पीसीएस, डीएम, एसडीएम अधिकारी को इसके पास औकात नहीं होती कि पढ़े लिखे व्यक्ति के पास इतना भी औकात नहीं होता कि बगैर ब्राह्मण के परमिशन से शादी कर ले, बगैर ब्राह्मण के परमिशन से शादी कर ले। ये गुलामी आपके पास है। अरे आप पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हो और आईएएस, पीसीएस अधिकारी हो, कक्षा 5 फेल ब्राह्मण से जाकर के चरण छू करके 251 दे करके पोथी पत्रा में देख करके अरे पूछते हो कि मैं शादी करने लायक हूँ कि नहीं लायक हूँ। दुनिया का ऐसा तो कहीं मैं नहीं देखा। दुनिया में 216 देश होते हैं, उस 216 देश में भारत निकाल दो 215 देश में कहीं ऐसा एग्जाम्पल नहीं होता कि कक्षा 5 फेल व्यक्ति को 10 साल के बच्चों को चरण स्पर्श करके वो परमिशन मांगे कि मैं शादी करूं या ना करूं। कहीं एग्जाम्पल मैंने नहीं देखा। बहुत सारा इतिहास पढ़ा, नहीं अब तक देखा, लेकिन भारत में अभी भी जिंदा है। और इतना ही नहीं, शादी करने के बाद जब आप बच्चा भी पैदा कर लोगे, मेहनत आप करोगे, बच्चा आप पैदा करोगे, बच्चा पैदा कर लेने के बाद भी आपके पास अधिकार नहीं है कि बच्चे का नाम लिख दे, कि बच्चे का नाम क्या होगा। अरे बच्चे का नाम अब पता नहीं, समझ में नहीं आता है समाज के लोगों को कि पैदा करना बहुत बहादुरी की बात है कि नाम लिखवाना बड़े बहादुरी की बात है। ये भी हमें समझ तक आज तक नहीं आया। तो बच्चा पैदा करने के बाद नाम करने के लिए, नामकरण करने के लिए ब्राह्मण को जाते हैं और उससे पूछते हैं और 251 रुपया भी देते हैं। आपसे मजबूत है ब्राह्मण। आज तक मैंने देखा नहीं कि हल चलाता हुआ नजर आए, है कोई दिखा? किसके भरोसे जी रहा है सोचो। कभी सोचा, कभी हल चलाता हुआ दिखा, कभी ईटा गारा करते हुए दिखा, कभी पल्लेदारी करते हुए दिखा, कभी लेबरई करते हुए दिखा। फिर भी आपसे मोटा है, चमड़ी चढ़ी हुई है और उसको अगर नापो तौलो तो उसका वजन आपसे ज्यादा 70 किलो से ऊपर ही जाएगा। तो किसके भरोसे जा रहा हूँ? और विरोध आपका करेगा जब आप कहोगे ये नीट आपको एमबीबीएस आपके समाज से डॉक्टर बने ना, इसलिए आज तक उन लोगों ने लागू किया था कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन हम नहीं देंगे, मतलब आपको डॉक्टर नहीं बनने देंगे। अब तक लागू था, कल परसों तक लागू था कि आपके समाज से डॉक्टर नहीं बनने दिया जाएगा। जिसे नीट परीक्षा होती है, सबसे बड़ी परीक्षा होती है, उसी परीक्षा को पास करके आपके समाज के बच्चे डॉक्टर बन सकते थे, एमबीबीएस एमडी बन सकते थे। मगर उन लोगों ने व्यवस्था लागू की थी कि हम इन ओबीसी के लोगों को हम 27% नहीं देंगे। अजीब है। तो उन लोगों ने नहीं दिया, तो यह व्यवस्था उनके नियंत्रण में है, आपको गुलाम बना करके रखे हुए हैं। तो साथियों, ये लोकतंत्र के पहले पिलर पर उनका कब्जा। लोकतंत्र का दूसरा पिलर आईएएस, आईपीएस, एडीएम, एसडीएम, आईजी अधिकारी होते हैं, जिसे कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका में आज भी जितने भी नौजवान खड़े हैं, वो मैं बोल रहा हूँ मत मानना, मगर आप अभी नेट पर जाओ, गूगल से पर सर्च करो, एक भी आप उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, उन 75 जिले में से आपकी आबादी 52% है और 52% लोगों को 27% दिया गया है। और नेट पर जाकर
करके यानी 27% के अनुसार आपके 27% डीएम होने चाहिए। यानी आपके डीएम एसडीएम की संख्या इस उत्तर प्रदेश के 75 जिले में से आपको कम से कम 25 होने चाहिए। थोड़ा सर्च करके देखो कितने डीएम आपके समाज के हैं। थोड़ा सर्च करके देखो डीएम कितने आपके समाज में है। थोड़ा सर्च करके देखो एसडीएम आपके समाज के कितने के। जब आपका अधिकारी नहीं होगा तो उस देश का उस जिले का नियंत्रक होता है और आपके साथ जब अन्याय अत्याचार होगा आपकी बात उठाने वाला वहां नहीं होगा। आपकी बात वही उठाने वाला होगा जिसे अवसर दिया गया है। ब्राह्मण को अवसर दिया गया है। सारा कब्जा उन लोगों ने किया है और कब्जा करके आज जब आप अपनी समस्या को लेकर के उनके पास जाते हो तो उनका चरित्र जाग जाता है। उनका चरित्र है आपके साथ शोषण करना और वैसे आपकी बड़ी बड़ी बातें आपको कहेंगे, लेकिन उनका चरित्र जाग जाता है। वो जागने की वजह से आपका समस्या हल नहीं करते। लोकतंत्र के कार्यपालिका पर आज तक भी 80% ब्राह्मण तक सब ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। कार्यपालिका में 80% अगर 100 पोस्ट डीएम का है तो 80 के 80 ब्राह्मण तक सब ऊंची जाति के लोग डीएम बने हुए हैं। अब हमारे लोग सोचते हैं, कुछ हमारे बुद्धिजीवी लोग भी हैं, कुछ हमारे बुद्धिजीवी लोग भी हैं, ये सोचते हैं कि हमारा बेटा पढ़ते ही नहीं होगा। कुछ लोग समझते हैं हमारा बेटा पढ़ते ही नहीं होगा, हमारे समाज के लोग पढ़ते लिखते नहीं होंगे। थोड़ा दिल्ली जाकर के देखो कितने बेटे पढ़ रहे हैं, कितने लाल पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते वो अपनी आत्महत्या के लिए कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं जब नौकरी नहीं मिल रही है। अरे आंख से देखो, अगर हमारे समाज के लोगों के अंदर टैलेंट नहीं होता, अगर हमारे समाज के लोगों के अंदर जिज्ञासा नहीं होती, हमारे समाज के लोगों के अंदर ज्ञान नहीं होता, तो आप ही के कोख से इस देश में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे पैदा होते, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान। जब आपके पुरखों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया था, जब आपको पुरखे को पढ़ने लिखने से वंचित खदेड़ दिया गया था, स्कूल से बाहर खदेड़ दिया गया था, तब उस समय आपके सबसे बड़े पुरखे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री हासिल किए थे, दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री हासिल कर दिए थे। और दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री होती है डीएससी की डिग्री। आज तक आजाद भारत में 74 साल हो गए। आप थोड़ा पूछ लेना किसी ब्राह्मण से कि थोड़ा आप बताओ कि आपके नस्ल में आप कहते हो कि मेरे अंदर विद्वान मैं बहुत हूँ, मैं टैलेंट बहुत हूँ, और एससी एसटी ओबीसी के लोग चमार भागी या कुमार लोग ये लोगों के अंदर काबिलियत नहीं है। तो चलो तुम्हारे पास अगर काबिलियत है तो आजाद भारत में एक भी व्यक्ति का नाम बताओ कि दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री हासिल किया हुआ हो। चैलेंज है, अगर पूछ लो अगर दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री हासिल किया हुआ व्यक्ति एक भी पैदा हो तुम्हारे नस्ल में तो बताओ, एग्जाम्पल दो। नहीं है, बल्कि आजाद भारत में और गुलाम भारत में मिला करके आपके ही समाज से दो महापुरुष ऐसे पैदा हुए कि दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री हासिल किए। एक थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, दूसरे के.आर. नारायणन। ये दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री हासिल किए थे। हमारे अंदर हमारे नस्लों में अगर टैलेंट नहीं होता, हमारे नस्लों में अगर विद्वता ज्ञान नहीं होता, इस देश में जितनी बढ़िया बढ़िया मंदिर में मलाई खाने वाले ब्राह्मण है, उस मंदिर को भी बनाने का काम हमारे पूर्वजों ने किया था। कैसे मान ले कि हमारे अनपढ़ पूर्वजों ने बनाया था उस बिल्डिंग को, आज ब्राह्मण कब्जा किया। तो ये आपकी नस्लें गौरवशाली नस्लें रही है। जिस समय आपके पुरखा देश के राजा थे, उस समय आप इस देश को दुनिया के पटलों पर विश्व गुरु माना जाता था। जिस समय आपके पुरखे राजा थे, उस समय इस देश को विश्व गुरु माना जाता था। इतिहास है, देख लो।
अशोका के समय में इस देश को सब विश्व गुरु माना जाता था। अशोक मौर्य के समय इस देश को सोने की चिड़िया मानी जाती थी। आज तक ब्राह्मण चाहे नहीं बना लेते। 74 साल से आजाद भारत में 74 साल से इस देश में कब्जा किए हुए अपने आप को विद्वान मानते हैं, तो वो क्यों नहीं इस देश को अभी विश्व गुरु बना सकते हैं? अरे उनके बाद विश्व गुरु तो छोड़ो, गुलाम भारत में, प्राचीन भारत में जब आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तब अशोका के समय में अशोका ने एशिया के 4 कोने पर अपना यूनिवर्सिटी स्थापित किए थे। अशोका ने एशिया के 4 कोने पर यूनिवर्सिटी स्थापित किए थे। अपने जीवन काल में 1.25 लाख विद्यालय और विश्वविद्यालय मिला करके अशोका ने अपने जीवन में ये स्कूल खुलवाया था। और अशोका ने अपने ही जीवन काल में 4 विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैन विश्वविद्यालय, आज भी नालंदा विश्वविद्यालय के वेनसांग यात्री, चीनी यात्री जब आया तो उसने अपने बायोग्राफी में लिख के गया कि उस समय की व्यवस्था में नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी व्यवस्था थी कि नालंदा विश्वविद्यालय में जानवर का अस्पताल होता था। तो सोच सकते हो कि वो व्यवस्था कितनी डेवलप रही होगी। आज आजाद भारत के 74 साल में एक भी इस बहराइच के जिले में एक भी जानवर का अस्पताल बता दो है क्या? अरे जानवर का अस्पताल छोड़ो, यूनिवर्सिटी भी नहीं होगी, पढ़ाई भी नहीं होता होगा, तो जानवर का अस्पताल का, इंसानों का अस्पताल नहीं होगा तो जानवर को तो दूर की बात। ये व्यवस्था है। तो साथियों, आजाद भारत के लोकतंत्र के जो तीसरा पिलर होता है विधायिका, जो आप चुन करके भेजते हो, वोट दे करके अपने समाज को भेजते हो। आजाद भारत में अगर सबसे पहले धोखेबाजी हुई तो ओबीसी समाज के साथ हुई। और ये ओबीसी समाज जिनकी आबादी 52% है और 52% लोगों को 100 पोस्ट आता है, तो 52% इनको मिलना चाहिए, हिस्सेदार होना चाहिए था। आजादी जब मिली तो यही शर्त पर मिली कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए थी। आजाद भारत में 52% लोगों को, अगर इस देश में 52 बीघे जमीन है तो 52 बीघे, 100 बीघे जमीन है तो 52 बीघे के हकदार ओबीसी के लोग होते। लेकिन आज आजाद भारत के 74 साल में सारे जमीनों का हकदार, 94% जमीनों का हकदार श्रवण जाति के लोग पड़े हुए हैं। आपका हिस्सा छीन लिए, जो कभी खेती भी नहीं करते, हमारे लोगों को बंधुआ मजदूर बना करके खेती करवाते थे। हमारे लोगों को बंधुआ मजदूर बना करके खेती करवाते थे और आज वो जमीन के जमींदार बने हुए हैं। तो आजाद भारत में ये 52% लोगों को 52% हिस्सा मिलना चाहिए था। मगर दुखद बात है कि आजाद भारत में आपको राजनीतिक आरक्षण भी नहीं मिले हैं। आजादी मिली 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ। जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन एससी और एसटी नाम के लोगों को, एससी की संख्या 15%, एसटी की संख्या 7.5%, दोनों मिला करके 22.5%, जिनकी आबादी कम थी 22.5% थी, उन लोगों ने जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन लड़ झगड़ करके उन लोगों ने अपना हिस्सा ले लिया और आजाद भारत में उन लोगों को पॉलिटिकल आरक्षण मिल गया, उन लोगों को राजनीति में आरक्षण मिल गया। इसलिए आज भी संसद उनके 131 संसद में चुन करके जाते हैं उनकी आवाज उठाने के लिए। वो अलग बात है कि वो दलाल भले पैदा होके जा रहे हैं, मगर उनको हक अधिकार एक तो रिजर्व दे दिया गया है। 131 सांसद उनके कोटे से जाते हैं, मगर आजाद भारत में एक भी ओबीसी का व्यक्ति बताए, पढ़ा लिखा नौजवान और कोई भी आदमी बताए कि ओबीसी के कोटे से जिनकी आबादी 52% है, उस 52% लोगों को 52% हिस्सा मिलना चाहिए था। राजनीतिक आरक्षण हो चाहे कोई आरक्षण हो, तो आज तक इतिहास में एक भी ओबीसी के कोटे से संसद चुन करके जाने वाले का नाम बताइए। बताओ, बोलने वाले कौन है? बोलने वाले एक भी संसद में ओबीसी
के कोटे से चुन करके जाने वाले का नाम बताइए, क्योंकि ओबीसी का कोटा ही नहीं आज तक लागू है। ये दुखद बात है, ये हंसने की बात नहीं। ये 74 साल में आपकी स्थिति परिस्थिति क्या बनी है? आपको केवल लगता है कि मुझे बढ़िया खाना मिल जाए और मुझे बढ़िया घर मिल जाए, वही आजादी है। आजादी से नहीं कहा जाता, आजादी वो कहा जाता है कि देश के सभी व्यवस्थाओं पर आपका हिस्सा मिले, आपका हिस्सा होना चाहिए। तो इसलिए साथियों, आज तक एक भी सांसद ओबीसी के कोटे से चुन करके नहीं जाते। जितने जाते हैं वो सामान्य के कोटे से चुन करके जाते हैं, क्योंकि इस देश में राजनीतिक दो ही सीट लागू होता है, एक आरक्षित एक अनारक्षित, दो ही सीट लागू होता है। तो आरक्षित और अनारक्षित से सारे लोग लड़ते हैं। जब सामान्य सीट से हमारा आदमी लड़ता है तो वो संसद में चला जाता है। हमारा पटेल, हमारा मौर्य, हमारा यादव संसद में जब चुन करके जाता है तो आप अपनी समस्या लेकर के जाते हो कि मेरी ये गिनती नहीं हो रही है, मेरी भागीदारी नहीं हो रही है, साहब उठाओ और इस मामले को रफा दफा करो। तो वही आदमी सांसद आपको कहता है, क्या कहता है? अरे कोई आप ही थोड़ी ना वोट दे करके भेजे, अरे हमें तो पंडित जी भी वोट दिए हैं, हमें तो ठाकुर जी भी वोट दिए हैं, हमें तो बनिया जी भी वोट दिए हैं, तो हम उनको नाराज नहीं करेंगे। क्योंकि आपकी जब मामला आएगा 52% आप हिस्सा मांगोगे। जब आप 52% हिस्सा मांगोगे, आपके हिस्सा पे 80% कब्जा ब्राह्मण ने किया है, तो 80 में से 52 घट जाएगा, उनको वो कम हो जाएंगे, वो 18 पर सिमट जाएंगे। उनको ये पता है, इसलिए वो हमारे लोगों को, हमारे सांसद और विधायक को दलाल और भड़वा बनाया रहता है, और दलाल और भड़वा बना करके वो कहलवाता है कि कहो हमें तो वोट ब्राह्मण जी ने दिया, हमें वोट तो ठाकुर जी ने दिया है, हमें तो वोट बनिया जी ने दिया है, तुम्हारे ही वोट से थोड़ी नहीं जीते हैं, इसलिए तुम्हारी समस्या बाद में निपटेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ठाकुर, बनिया और पंडित जी नाराज हो जाएंगे तो हम, पार्टी किसकी है? बीजेपी की, वो पार्टी है ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण नाराज हो जाएगा तो हमारा टिकट भी नाराज हो जाएगा, हमारा टिकट भी नाराज हो जाएगा। जब हमारा टिकट नाराज हो जाएगा तो फिर दूसरी बार हम बढ़िया फ्लाइट से बढ़िया मलाईदार खाना तो खा नहीं पाएंगे। आपकी आवाज क्यों उठाएं? अगर यही बात आप लोगों ने मांगी होती कि जिस तरह SC ST को प्रतिनिधित्व का दिया गया, उस तरह ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, तो आपका व्यक्ति आपके कोटे से चुन करके जाता। जब आपका व्यक्ति आपके कोटे से चुन करके संसद विधायक में जाता तो आप उसके पास जाके ये मेरी समस्या हल करो, तो वो जबरन हल करता। क्यों? क्योंकि उसको डर रहता कि दोबारा फिर हम आएंगे इसी बस्ती में, पटेल बस्ती में, मौर्या बस्ती में, अहिर बस्ती में फिर आएंगे। अगर इनकी समस्या हम हल नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने वोट दे करके हमें भेजा, इन्हीं के कोटे से आए हैं, तो अगर इनकी समस्या हम हल नहीं करेंगे तो हमारी पिटाई कर देंगे, जैसा आजकल किसान के लोग कर रहे हैं। तो आप कर देते, लेकिन ये व्यवस्था नहीं लागू होने की वजह से, ये आपके नाकामी की वजह से, आप लोगों ने अपना हक अधिकार नहीं मांगा, इसलिए आपके साथ ये अत्याचार अन्याय हो रहा। लोकतंत्र का चौथा पिलर, लोकतंत्र का चौथा पिलर मीडिया। मीडिया जो आपका समाज का दर्पण होता है, जो आपके साथ हो रही घटना को आए दिन आपके महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार होता है। एक भी अन्याय अत्याचार होने के बाद एक भी मीडिया में आपका समाचार नहीं बनता, क्योंकि आजाद भारत से लेकर के अब तक एक भी पटेल पत्रकार नहीं बन पाया, एक भी मौर्य पत्रकार नहीं बन पाया, एक भी राजभर पत्रकार नहीं बन पाया। ये लोकतंत्र के चारों पिलरों के, ये जो आपका चौथा पिलर मीडिया है, इस मीडिया पर भी आजाद भारत में 74 साल में 99% ब्राह्मण कसम ऊंची जात के रिपोर्टर है, संवाददाता है, समाचार पढ़ते हैं, आपकी खबरें नहीं छापते। यानी इस देश को जो आपके पुरखों ने
लड़ झगड़ करके ज्योतिराव फूले से लेकर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो समय है 108 साल, ये आजादी जो आप पढ़ते हो ये मुफ्त के ऐसे नहीं मिली है। 108 साल आपके पुरखों ने अपनी जिंदगी जवानी लगाई है। वो जिंदगी जवानी लगाने के बाद जिस समाज को कर्तन पर कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, उस समाज को राजा बनने का अधिकार लोकतंत्र में बहाल करके दे दिया। मगर उस समाज के लोग आज भी ब्राह्मण को अपना बाप मानते, अपने महापुरुषों को बाप नहीं मानते। नतीजा यही हुआ कि आपका सत्यानाश हो रहा है आजाद भारत में। इसलिए मैं कहता हूँ आजाद भारत में अगर किसी के साथ धोखेबाजी हुई तो सबसे बड़ी धोखेबाजी इस ओबीसी के साथ हुई, जिनकी आबादी 52% है। और 52% के लोग अगर जग जाए, क्योंकि इनकी आबादी ज्यादा है, ये सोते हुए शेर है, अभी शेर के जंगलों से भी आए हैं, तो ये शेर सोते हुए शेर है। अगर ये लोग जग जाए, केवल आपके जागृति से ब्राह्मण डरता है। आप उनको पूजो चाहे कुछ करो, आपको उनको मारो चाहे कुछ करो, उससे नहीं डरेगा। आपके जागृति से आप अपना हक और अधिकार मांगोगे तो इससे उसको डर लगती है, क्योंकि उसको पता है कि ये 52% लोग अगर इस देश में जग गए और ये कहने लगे कि मेरी गिनती करो और नहीं तो वरना कुर्सी खाली करो, अगर ये लोग नारा लगाने लगे तो आजाद भारत में ब्राह्मण नीचे हो जाएगा। उनकी आबादी 3.5% है, 3.5% में हो जाएगा, क्योंकि जिसकी संख्या जितनी होगी उतनी हम हिस्सा देंगे। इसलिए उनकी आबादी 3.5% में हो जाएगा और आपकी आबादी 52% है, तो 52% इस देश का राजा हो जाएगा, हुक्मरान हो जाएगा और सारे व्यवस्था पर हुक्मरान हो जाओगे। ऐसा नहीं कि केवल मुख्यमंत्री बनने से आप राजा बन सकते हो, बल्कि आपका न्यायपालिका में भी आप लोगों का होगा, कार्यपालिका में भी लोकतंत्र के सभी पिलरों पर आपका कब्जा होगा। आपके लोग होंगे, जब आपके लोग आपकी जगह पर पहुंचेंगे तो आपके साथ न्याय होगा और आप इस देश को फिर पुनः सोने की चिड़िया बना सकते हो। ये काम आप लोगों को जागृत होना पड़ेगा और जगाना पड़ेगा, समाज को जोड़ना पड़ेगा। साथियों, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ये परिवर्तन यात्रा इसीलिए निकाली और ये परिवर्तन यात्रा, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा केवल उत्तर प्रदेश में घूम रहा है ऐसा मत सोचना। ये परिवर्तन ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा 31 राज्यों में 5000 तहसीलों में 2 लाख गाँव में ये नेटवर्क इसका फैल चुका है। अब हम सड़क पर उतरने की ये तैयारी कर रहे हैं। अभी एक तो हमने अगड़ाई केवल लिया है कि नीट पर हमारा रिजर्वेशन लागू करो, तो सरकार ने डर करके, मोदी ने डर करके तुरंत लागू कर दिया। ये तो आपका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनको डर किसी से नहीं है, उनको डर तो केवल आपके जागृति से है। आप अपना हिस्सा मांगोगे तो ब्राह्मण को डर लगेगा, ये डर आप कायम करवाओगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। अभी आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धांत मौर्य सर, इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन नई दिल्ली। साथियों, हमारे बीच में कृष्ण मोहन वर्मा जी हैं और चंदन निषाद जी, दोनों लोग आ जाए, साहब का सम्मान करें, उसके बाद साहब को समय दिया जाए। दोनों लोग आ जाए। कृष्ण मोहन वर्मा, चंदन निषाद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बहराइच। कृष्ण मोहन वर्मा जी चौधरी विकास पटेल जी का स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बहराइच, कृष्ण मोहन वर्मा जी चौधरी विकास पटेल जी का स्वागत करते हुए हमारे बीच में चंदन निषाद जी हैं, जो माननीय चौधरी विकास पटेल जी का स्वागत करेंगे। चंदन निषाद जी चौधरी विकास पटेल जी का स्वागत करते हुए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथियों, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी हमारे बीच में हैं। साहब को बुलाने से पहले आप लोग थोड़ा जोश और जुनून के साथ हमारा साथ दीजिए। चौधरी विकास पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी विकास पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी विकास पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओबीसी की जाति आधारित गणना करो, कुर्सी खाली करो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, नई दिल्ली। धन्यवाद संचालक जी। साथियों, पिछले 2 फरवरी से पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा चल रही है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए ये परिवर्तन यात्रा आज आपके बहराइच जनपद में प्रवेश किया है। इसके बाद एक दूसरा कार्यक्रम भी बहराइच मुख्यालय पर 3 बजे से लगा हुआ है। तो बहुत सारी बातें न कहते हुए कुछ बातें आप लोगों से करना चाहते हैं। पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये पिछड़े वर्ग के लोगों का संगठन है, ओबीसी समाज के लोगों का संगठन है। और ओबीसी समाज के लोगों के द्वारा इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा जो उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर विधानसभा में जा रही है, इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा ओबीसी समाज के लोगों के द्वारा आजाद भारत में इसके पहले कभी निकाली गई, इसका कोई अभी तक सबूत नहीं मिला है, कोई जानकारी में ऐसा नहीं। तो इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा पिछड़े वर्ग के लोगों को आखिर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? कभी कभी हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन हम पिछड़े वर्ग के लोग कभी अपनी तरफ नहीं देखते कि दुनिया में एक अजूबे हम भी हैं। तो 8 हो जाते दुनिया में, लेकिन हमने अपनी तरफ कभी देखा नहीं कि हम भी एक अजूबे हैं। दुनिया के 8वें अजूबे हम हैं। अब आप सोचोगे हम कैसे अजूबे हैं? दुनिया में सारे लोगों के पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, इंसान एक ही जैसे है, तो फिर हम अजूबे कैसे हो गए? पिछड़े वर्ग के लोग कैसे अजूबे हो गए? तो हम अजूबे इसलिए हो गए कि देश में हर 5 साल में चुनाव होता है और हर 5 साल के चुनाव में हम अपना वोट डालते, और जब हम अपना वोट डालते हर 5 साल में, और हमारी संख्या भी देश में ज्यादा है, पिछड़े वर्ग की संख्या देश में 60% है। 60% का मतलब है कि आधे से भी 10% ज्यादा हमारी संख्या है। आधे से 10% ज्यादा संख्या का मतलब है कि हर दूसरा आदमी इस देश में ओबीसी है, और हर दूसरा आदमी अगर इस देश में ओबीसी है तो फिर आजादी के 74 साल में देश में एक भी ओबीसी का व्यक्ति 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना, ये सोचने का विषय है। हर 5 साल में वोट डालते हैं, आबादी आधे से अधिक है, लेकिन फिर भी पिछड़े वर्ग का कोई आदमी देश में 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना। और आजादी के 74 साल में हमको इस बात का रोना पड़ रहा है कि भाई साहब, देश में कुत्तों की गिनती हो रही है, हिजड़ों की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही। अरे हमारे वोट के बगैर कोई सरकार बन नहीं रही, हमारे वोट के बगैर कोई सरकार बन भी नहीं सकती, और हमारे वोट के बगैर न कोई सरकार बन रही है न बन सकती है, मगर फिर भी देश में हमारी गिनती नहीं। गिनती का एक मामला ये भी है कि जब घर के अंदर गिनती नहीं होती तो वो भाई क्या कहता, मान लो 4 भाई, 3 भाई को हिस्सा मिल गया, एक भाई को हिस्सा नहीं मिला, तो एक भाई क्या कहता है, इस घर में हमारी कोई गिनती
नहीं है। जब घर में हिस्सा नहीं मिलता तो आदमी कहता घर में हमारी गिनती नहीं है, और जब घर में गिनती नहीं होती तो गांव में पंचायत होती है कि नहीं होती? गांव में पंचायत किस बात के लिए होती है कि भाई हम 4 भाई हमारे माँ बाप से थे, तो 3 भाई को उनका जो हिस्सा था वो माँ बाप ने दे दिया, लेकिन हम चौथे भाई हैं, हम भी इन्हीं के बच्चे हैं, हमारा भी हिस्सा बनता है इस घर में, लेकिन हमको हमारा हिस्सा नहीं मिला, तो इसके लिए नात बात रिश्तेदार को इकट्ठा करना पड़ता है, गांव के पंच सरपंच को इकट्ठा करना पड़ता है, इकट्ठा करके पंचायत करना पड़ता है, और पंचायत करके जिसको हिस्सा नहीं मिलता है उसको हिस्सा मिल जाता है। वैसे ही जब ये देश अंग्रेजों का गुलाम था तो हमारे पुरखे पूर्वजों को ये बात बताई गई, हमारे पुरखे पूर्वजों को ये बात समझाई गई कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। पिछड़े वर्ग के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए कुर्बानी दिया, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कुर्बानी दिया, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने कुर्बानी दिया, माइनॉरिटी के लोगों ने कुर्बानी दिया, मुसलमानों ने कुर्बानी दिया, सिखों ने कुर्बानी दिया। हमारे पुरखे पूर्वजों ने इस देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए कुर्बानी देने का काम किया। लेकिन जब देश आजाद हो गया और देश की आजादी के 74 साल हो गए, तो इस देश में जो हमको हमारा हक हिस्सा मिलना चाहिए था वो हक हिस्सा आज तक हमको नहीं मिला, और हक हिस्सा तो छोड़ो हमारी गिनती तक इस देश में नहीं की। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत। गांधी जी ने कहा कि अगर मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। इसका मतलब है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश के किसानों को गांधी जी के साथ में जोड़ने का काम किया। किसान बहुत बड़ी तादाद में गांधी के साथ जुड़े तो अंग्रेजों को गांधी जी देश से भगा पाए। अगर हमारे लोग नहीं शामिल होते तो इनकी तो संख्या ही 3.5%, तो 3.5% लोगों के बाप दादा की औकात नहीं थी कि वो अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ देते, अगर हमारे पुरखे पूर्वज उस लड़ाई में नहीं शामिल हुए हो। लेकिन क्या इसी के लिए हमारे पुरखे पूर्वज शामिल हुए थे कि आजादी के 74 साल बाद भी ओबीसी की गिनती नहीं होगी, उनको संख्या के अनुपात में हिस्सा नहीं मिलेगा, शेड्यूल कास्ट के आदमी को वोट के चक्कर में तो राष्ट्रपति बना दिया जाएगा मगर राष्ट्रपति को भी मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा, आदिवासी को नक्सलाइट कहा जाएगा, मुसलमान को पाकिस्तानी कहा जाएगा, सिखों को खालिस्तानी कहा जाएगा। इसके लिए तो आजादी के आंदोलन में हमारे बुजुर्गों ने शहादत नहीं दिया था, बल्कि इस बात के लिए शहादत दिया था कि अंग्रेज हैं तो अन्याय अत्याचार है, अंग्रेज हैं तो हमारे लोगों को हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो हमारे लोगों को हमारे हक अधिकार मिल जाएंगे। इस बात के लिए अंग्रेजों को भगाने का काम किया। लेकिन आजादी के 74 साल लोगों को जोड़ने के मामले में भी नेहरू सरदार पटेल से आगे नहीं थे। नेहरू केवल एक मामले में सरदार पटेल से आगे थे, और वो मामला ये था कि नेहरू जाति के ब्राह्मण थे और सरदार पटेल जाति के किसान थे। केवल एक मामले में नेहरू आगे थे, और एक मामले में आगे होने की वजह से नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया। संविधान सभा में तो 15% अधिकार मिल गया। आदिवासी की 7.5% आबादी है तो 7.5% अधिकार आदिवासी को मिल गया, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिल गया। लेकिन ओबीसी का नेता ना होने की वजह से संविधान सभा में ओबीसी के लोगों को ओबीसी का हक अधिकार संविधान सभा में नहीं मिला। और जब ये अधिकार नहीं मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही ओबीसी का भी मुद्दा उठाया, और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ओबीसी का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा, आप तो शेड्यूल कास्ट के नेता हो, आप ओबीसी की बात क्यों कर रहे हो? ओबीसी के लोग गांधी नेहरू को अपना नेता मानते हैं, वो गांधी नेहरू देख लेंगे ओबीसी के लोगों का, आप अपना देखो, हम ओबीसी का देख लेंगे। मगर फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी और आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में ओबीसी के लिए लिखा। आर्टिकल 340 की वजह से कालेलकर कमीशन आया, आर्टिकल 340 की वजह से मंडल कमीशन आया,
और आर्टिकल 340 की वजह से आज जो 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को मिल रहा है, उसके पीछे आर्टिकल 340 है। और आर्टिकल 340 के पीछे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के घरों में ब्राह्मणों को आने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ऑलरेडी ही उनका पास बना हुआ है। वो पास इसलिए बना हुआ है कि जन्म से लेकर मरने के बाद तक का कोई भी काम ओबीसी का बगैर ब्राह्मण के होता ही नहीं है। हमारा आदमी तो चरणामृत भी पीता है और ये जानता ही नहीं चरणामृत का मतलब क्या है। चरणामृत दो शब्द से मिलकर बनता है, एक चरण और एक अमृत। तो वो अमृत किसके चरण से निकलता है? किसी यादव के चरण से नहीं निकलता, किसी कुर्मी के चरण से नहीं निकलता, किसी मौर्य गरड़िया के चरण से अमृत नहीं निकल सकता। वो अमृत ब्राह्मण के चरण से ही निकलता है। और जब हमारे लोग कथा सुनते हैं तो जो चरणामृत बनाते हैं उसको ब्राह्मण का पैर लगाते हैं, वो ब्राह्मण पैर लगाता है, फिर हमारा आदमी उसको माथे पे लगाता है और फिर उसको पीता है कि नहीं पीता है। तो इतना ज्यादा हमारे पढ़े लिखे लोगों का दिमाग ब्राह्मणों ने खराब किया हुआ है। अनपढ़ लोगों की तो बात नहीं है, पढ़े लिखे लोगों का दिमाग को ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, हिंदी में है, संस्कृत में है, उसको पता ही नहीं चरणामृत का मतलब क्या है। चरणामृत का मतलब है ब्राह्मण के पैर को धुलने से जो निकलता है वो अमृत है और उस अमृत को पियो। तो हमारे लोगों के घरों में ब्राह्मणों को जाने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, वो पहले से ही लाइसेंस बना हुआ है। कोई एकादशी आ गई तो कथा सुनाना है, कोई नवमी आ गई, कोई दसवीं आ गई, कुछ ना कुछ आता ही रहता है और उसमें वो जाते ही रहते हैं। तो जाते हैं तो दिमाग बहुत खराब करते हैं। वो जाए अपना काम धंधा करे और करके चले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लोग जैसे लेबर को दे देते हैं, मजदूरी करता दे देते हैं, वैसे चलो तुम कर्मकांड कराते हो तो मजदूरी दे देते हैं, ले जाओ। मगर इतना करे तो ठीक है, मगर दिमाग जो खराब करता है वो ज्यादा दिक्कत का मामला है। तो दिमाग क्या खराब करता है? दिमाग खराब करता है। अरे डॉक्टर अम्बेडकर तो चमारों के नेता है, तुम्हारे तो ओबीसी के लोगों के तो कुछ लगते ही नहीं हो, तो चमारों के नेता है डॉक्टर अम्बेडकर। अब ओबीसी सोचता है डॉक्टर अम्बेडकर तो चमारों के नेता। फिर वो कहता है अगर तुम्हारे भी होते, तुम जय भीम बोल लेते हो, तो तुम्हारे भी होते तो जैसे शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिल गया था, तुमको क्यों नहीं दे दिया संविधान? तुमको भी दे देते। तुमको नहीं दिया इसका मतलब वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। ओबीसी का आदमी मान लेता है कि भाई सही बात पंडित जी बोल रहे हैं, अगर हम उनको दिया तो हमको भी दे देते। अब उसको पता ही नहीं है कि ओबीसी के लोग तो गांधी और कांग्रेस के पीछे लगे थे कि पहले अंग्रेजों को भगाना है। डॉक्टर अम्बेडकर तो गांधी और कांग्रेस के पीछे लगे नहीं थे, वो तो अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे थे। और वो जो लड़ाई लड़ रहे थे वो ज्योतिबा फुले ने 1848 में उस लड़ाई को शुरू किया था, छत्रपति साहू महाराज ने उसे आगे बढ़ाया था, तब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे। लेकिन ओबीसी के लोग डॉक्टर अम्बेडकर को तो नेता मान नहीं रहे थे, वो तो गांधी और कांग्रेस को नेता मान रहे थे। और गांधी और कांग्रेस ने ओबीसी को संविधान सभा का टिकट नहीं दिया, तो इसलिए तो ओबीसी को अधिकार नहीं मिला। ओबीसी को अधिकार गांधी और कांग्रेस की वजह से नहीं मिला, ब्राह्मणों की वजह से नहीं मिला। लेकिन ब्राह्मण क्या बताता? नहीं, संविधान तो अम्बेडकर ने लिखा, तो तुमको क्यों नहीं? अब ओबीसी के आदमी को पता थोड़ा ये संविधान कैसे लिखा गया। अरे संविधान अम्बेडकर लिखते थे, देखिए एक बात पर बहस होती थी, और बहस में मान लो इतने लोग बैठे हैं, इसमें जो पास करोगे वही ना पास होगा, वही तो माना जाएगा। तो ऐसे जैसे संसद बैठती है, जैसे विधानसभा बैठती है, वैसे संविधान सभा बैठती थी, वो उस समय की संसद थी। उसमें जो पास होता था वो माना जाता था कि ये कानून बन गया। अब पास कौन करेगा? जिसका बहुमत है वो पास करेगा। बहुमत किसका है? ब्राह्मणों का है, कांग्रेस का है। ओबीसी को टिकट ही नहीं दिया। जब ओबीसी का बहुमत ही नहीं है तो पास कहां से हो जाएगा? और बहुमत किसने नहीं होने दिया? कांग्रेस ने नहीं होने दिया, तो पास कैसे होगा? वो तो आर्टिकल 340 बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, वो भी उसके लिए भी बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़ा।
और लड़ाई झगड़ा करके जब आर्टिकल 340 लिख दिया तो नेहरू को कहा आप देश के प्रधानमंत्री हो तो ये ओबीसी के लिए आयोग बनाओ। नेहरू नहीं बना रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया कानून मंत्री पद से, तो नेहरू को आयोग बनाना पड़ा। तो केवल लिखा ही नहीं, नेहरू से आयोग भी बनवाया दबाव बना करके बाबा साहब अम्बेडकर। कालेलकर कमीशन बनाना पड़ा नेहरू को, और कालेलकर कमीशन नेहरू ने बनाया, मगर कालेलकर कमीशन को लागू नहीं किया क्योंकि ब्राह्मणों की नीयत ही नहीं थी लागू करने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के दबाव में आकर के बनाना। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही संविधान सभा में पिछड़े वर्ग के लोगों की भी लड़ाई लड़ी। ये बात पिछड़े वर्ग के लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। और बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज जो 27% आरक्षण मिल रहा है ओबीसी को, वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मिल रहा है। लेकिन ये बात ब्राह्मण लोग पिछड़े वर्ग के लोगों को जानने नहीं देते, बताते नहीं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब लखनऊ में सम्मेलन किया था तो उस सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर को मिलने के लिए तमाम पिछड़े वर्ग के लोग गए, और पिछड़े वर्ग के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, आप जैसे नेता शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिले इसलिए उनको अधिकार मिल गया, लेकिन ओबीसी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है और इसकी वजह से ओबीसी को अधिकार नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे लिए नेता बन जाओ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस दिन शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग एक साथ हो गए, उस दिन गोविंद बल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में भी गर्व महसूस है। तो ये बात हमारे लोगों को नहीं पता है, ये बात हमारे लोगों को याद नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस दिन ओबीसी और एससी के लोग इकट्ठा हो गए, उस दिन गोविंद बल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में गर्व महसूस करेंगे। ये बात हमारे लोगों को नहीं याद है, लेकिन ये बात ब्राह्मणों को याद है कि कहीं ओबीसी एससी के लोग इकट्ठा ना हो जाए। एक बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा में इकट्ठा हो गए थे, मुलायम सिंह और काशीराम जी इकट्ठा हो गए थे। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जब सपा और बसपा के नए नए विधायक जीत कर गए तो भाजपा के लोगों ने सोचा ये तो गरीब लोग जीत कर आए हैं, पिछड़े लोग जीत कर आए हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग जीत के आए हैं, इनको विधानसभा में बैठने का कोई अनुभव नहीं है, इनको विधानसभा के अंदर परेशान कर। तो भाजपा के ब्राह्मणों ने परेशान करने का प्लान बनाया। तो काशीराम जी ने कहा अगर तुमको परेशान करते हैं तो इनकी पिटाई करना विधानसभा। तो पीट लिया। केसरीनाथ त्रिपाठी को इतना पीटा कि उठाकर लाना पड़ा विधानसभा से बाहर स्ट्रेचर पे। तो ब्राह्मणों को बाबा साहब ने कहा था वो याद था, काशीराम साहब ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि केवल जूता ही खोलने का मामला नहीं है, उससे आगे का भी मामला है। अगर एससी और ओबीसी एक आ गए तो ब्राह्मण को बहुत डर है कि एससी और ओबीसी के लोग एक नहीं होते। इसलिए अगर कोई ओबीसी आदमी गलती से चौराहे पर जय भीम बोल देता तो ब्राह्मण क्या कहता, देखता रहता अकेले में कहाँ मिलेंगे मौर्य जी जो जय भीम बोल रहे, अकेले में कहाँ मिलेंगे पटेल जी जो जय भीम बोल रहे, अकेले में कहाँ मिलेंगे निषाद जी यादव जी जो जय भीम बोलते हैं। तो मिलेंगे जब अकेले में बोले जय भीम बोल रहे, चमार हो गए। मौर्य जी सोच रहे, यादव जी सोच रहे, पटेल जी सोच रहे, निषाद जी सोच रहे, अल्लाह हम तो क्षत्रिय लिख रहे, यादव क्षत्रिय, कुर्मी क्षत्रिय, मौर्य क्षत्रिय, घरड़िया क्षत्रिय। हम तो आगे बढ़ने की सोच रहे, अगड़ा बनने की सोच रहे, और ये पंडित जी कह रहे जमान हो गए। इसका मतलब जय भीम बोलने से प्रमोशन नहीं होगा, डिमोशन हो जाएगा। डिमोशन हो जाएगा, दूसरे दिन से बोलना बंद करेगा। तो पंडित जानता है अगर जय भीम ओबीसी बोलेगा तो शेड्यूल कास्ट का आदमी सोचेगा अच्छा मौर्य जी जय भीम बोल रहे हैं, मतलब ठीक है, ठीक आदमी है, अच्छे आदमी है, दोनों में मेल मिलाप बढ़ेगा, दोनों में एकता बढ़ेगी, दोनों एकजुट हो जाएंगे, दोनों इकट्ठा वोट डालेंगे, दोनों की संख्या इकट्ठा आ जाएगी तो अपना विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। इकट्ठा नहीं आने देना चाहिए। तो इसके लिए लड़ाई लगाता है। और खुद जब जाता है गौतम जी के यहाँ तो क्या कहता है, गौतम जी जय भीम। पंडित जाता है कहता गौतम जी जय भीम।
क्योंकि ओबीसी के घर में जाने के लिए तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओबीसी वाले ही कहते पाए लागी पंडित जी। ओबीसी वाले पहले ही पंडित को देते पाए लागी पंडित जी, तो वहां तो पंडित जी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन शेड्यूल कास्ट के घर में जाने के लिए जब तक जय भीम नहीं बोलेगा तब तक एंट्री ही नहीं है, तो उसको जय भीम बोलना पड़ता है, इसलिए दूर से ही बोलता है जय भीम गौतम। तो गौतम जी सोचते नहीं थोड़ा अच्छे वाले पंडित जी, अच्छे वाले हैं, इनको बिठाना चाहिए। तो गौतम जी अपने घर में कहते भाई चारपाई निकाल, पंडित जी आ गए हैं, तो चारपाई निकालता है, चारपाई पर बिठाता है, फिर पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, फिर पूछता पंडित जी खाना खाएंगे, बोलते हाँ खाना भी खाएंगे, तो खाना भी खिलाता है। और ये सारा होने के बाद पंडित जी कहते देखिए गौतम जी जमाना बदल गया। तो क्या बदल गया? देखो हम ब्राह्मण हैं, तुम चमार, हम तुम्हारे घर में आ रहे हैं, तुम्हारे चारपाई पर बैठ रहे, तुम्हारे बर्तन में खाना खा रहे हैं और जय भीम भी बोल रहे हैं। अम्बेडकर से ज्यादा विद्वान आदमी तो कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ, ये अब हम ब्राह्मणों को समझ में आ गया, बहुत विद्वान आदमी। जब ऐसा कहता है हमारा जो शेड्यूल कास्ट का आदमी है, सोचता कितने बढ़िया आदमी है पंडित जी। अब उसको ध्यान नहीं रहता पंडित जी प्रधानी में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए ये सारा काम करने आए। फिर वो आगे क्या कहता है? अब गांव में कोई मौर्य जी चुनाव लड़ रहे, कोई पटेल जी चुनाव लड़ रहे, तो सोचता है शेड्यूल कास्ट का आदमी उधर नहीं जाना। क्या कहता है? देख रहे हो मौर्य जी को कभी जय भीम बोलते ही नहीं जय भीम। अब जय भीम बोलते ही नहीं तो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। जो बोल रहा है उसको रोक रहा है और जो नहीं बोलता है उसको कह वो दूसरे में जाके कह रहा है तो बोलते हैं। तो ये ब्राह्मण शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोगों को लड़ा करके रखते हैं ताकि अगर ये इकट्ठा हो जाएंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जूते का फीता खोलना पड़ेगा, उसके अलावा कोई काम लोकतंत्र में बचेगा नहीं। क्योंकि तुम्हारी संख्या 3.5% है, तो 3.5% लोग लोकतंत्र में अपने वोट से राजा नहीं हो सकते, उनको हमारे ही वोटों पर डिपेंड रहना है। हमारे लोगों को मूर्ख बना करके वो ये कर रहे हैं। तो ओबीसी एससी को आपस में लड़ाते और फिर मुसलमान के खिलाफ दोनों को लड़ा देते। क्या कहते? मान लो एक चौराहे पर यादव जी मिल गए, मौर्य जी मिल गए, गौतम जी भी मिल गए, निषाद जी भी मिल गए, राजभर जी भी मिल गए, पटेल जी भी मिल गए, तो कहा तुम लोगों को दिखाई पड़ रहा है क्या? हमारा आदमी कहता क्या दिखना चाहिए पंडित जी? तो कहता अरे एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे, ये भी नहीं दिख रहा। हमारा आदमी कहता अच्छा 14 बच्चे पैदा कर रहे, इससे क्या होगा? अरे इससे देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। अगर सारे हिंदू इकट्ठा नहीं हुए तो पूरा देश मुसलमानों के कब्जे में चले। अब जब देश की बात आ गई तब तो हमारा खून ही खोल जाता है। जब देश की बात आ गई तो हम कहते जब अंग्रेज थे तो ज्योतिबा फूले समझा रहे थे अंग्रेज चले जाएंगे, ब्राह्मण कब्जा कर लेंगे, हमारे लोगों ने नहीं माना, क्योंकि कांग्रेस ने कहा देश पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, देश को आजाद करना है। साहू महाराज ने कहा अंग्रेज चले जाएंगे, ब्राह्मण देश पे कब्जा कर लेंगे, तुमको गुलाम बना लेंगे, हमारे लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि हमारे लोगों को क्या बताया? अरे देश गुलाम है, आजाद कराना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा गुलामी में जिनकी बातें नहीं सुनते, आजादी में उनकी लातें खानी पड़ेगी, हमारे लोगों ने नहीं सुना बाबा साहब। क्यों? देश आजाद कराना है। पेरियार ने कहा गांधी और कांग्रेस के आंदोलन से देश में लोकतंत्र नहीं आएगा, ब्राह्मण तंत्र आएगा, हमारे लोगों ने उनकी भी नहीं सुना। क्यों? देश आजाद कराना, मामला देश का। और आज मामला क्या है? आज भी मामला देश का है, तब भी मामला देश का था, तब अंग्रेजों को भगाना था और आज कहते हैं मुसलमानों को भगाना। हमारे गली मोहल्लों में जब आते हैं तो कहते हैं मुसलमानों को, मुसलमान विदेशी लोग हैं। तो क्या मुसलमान विदेशी हैं? अरब ईरान से आए हैं? ऐसा नहीं है, गलत प्रचार है। ब्राह्मण विदेशी, मुसलमान विदेशी नहीं है। जो चोर है वो सोच रहा मेरी तरफ लोग दौड़े, इसके पहले चोर चोर कह के दूसरे को दौड़ा लो ताकि हम भी बचे रहे। चोर ने चोरी किया, उसको डर लगा, अगर लोग हम जान गए कि हमने चोरी किया तो हमको दौड़ा लेंगे, हमको दौड़ाएं, इसके पहले चोर चोर कह के दूसरे को दौड़ा लो, लोग उसके पीछे दौड़ जाए। देश में ब्राह्मण विदेशी है
मगर ब्राह्मणों ने सोचा ये लोग हमको विदेशी जाने और हमको दौड़ाएं, इसके पहले मुसलमानों को विदेशी कह के दौड़ा लो ताकि हम सेफ रहे। तो कहता मुसलमान विदेशी है, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते देश की विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, देश की मीडिया पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, सारी जगह जमीन पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। और डर मुसलमानों का दिखा रहे, कब्जा मुसलमानों का हो जाए। मुसलमान विदेशी नहीं है, हम ही आपसे धर्म परिवर्तन किए हुए लोग हैं। और धर्म परिवर्तन क्यों किया? क्योंकि हम लोग इंसान हैं। इंसान का पेट केवल भोजन से नहीं भरता है, इंसान को मान सम्मान स्वाभिमान भी चाहिए, इज्जत चाहिए। केवल रोटी से इंसान का पेट नहीं भरता है, इंसान को इज्जत भी चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को ना रोटी ही दिया ना इज्जत ही दी। मनुस्मृति में लिखा है, इनको मजदूरी ऐसे फटे पुराने कपड़ों में दिया जाए कि आधी रास्ते में गिर जाए और आधी घर पहुंचना चाहिए। ये बात मनुस्मृति में लिखा है। और ये भी कहा है कि इनको न मरने देना है न मोटा होने, क्योंकि मर जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा, और मोटे हो जाएंगे तो हम ही से लड़ेंगे। तो न मरने दो न मोटे होने दो, ये सारा ब्राह्मणों ने किया। तो हमारे लोगों को इज्जत भी नहीं दिया, रोटी भी नहीं दिया। लेकिन जब इस्लाम भारत में आया, इस्लाम ने कहा अरे यार तुम तो जानवरों जैसे रह रहे हो, तुम भी इंसान हो, जानवरों जैसे रह रहे हो, तुम भी इंसान हो, तुम आओ हमारी चटाई पर बैठो और हमारे साथ में बैठ करके खाना खाओ, हमारी प्लेट में खाओ। जिन लोगों को ब्राह्मणों ने अछूत घोषित किया था, जिनकी परछाई वो अपने ऊपर नहीं पड़ने देते थे, जिनका छुआ नहीं खाते थे, जिनका बनाया नहीं खाते थे, शेड्यूल कास्ट के लोगों का छुआ नहीं खाते। और ओबीसी के घर में आता है तो बोलता है ठीक है सब कुछ तुम कर दो, लेकिन पूरी तो हम ही निकालेंगे, सब्जी में नमक तो हम ही डालेंगे। तो एक का छुआ नहीं खाता, एक का बनाया नहीं खाता। तो ऐसे लोगों को जब इस्लाम मिला और कहा आओ हमारी चटाई पर बैठो, हमारे प्लेट में बैठ के खाना खाओ, तुम भी इंसान हो हम भी इंसान हैं। तो जो इज्जत के मारे हुए लोग थे, जो मान सम्मान के भूखे हुए लोग थे, उन लोगों को जब इस्लाम ने मान सम्मान दिया तो उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया। इसलिए आज भारत में करोड़ों मुसलमान हैं। ये अरब ईरान से आए हुए मुसलमान नहीं हैं, ये हमारे भाई। वो तो राष्ट्रपति को आज भी मंदिर में नहीं घुसने देते, तो उस समय क्या करते रहे होंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मंदिर का आंदोलन किया, काला राम मंदिर का, तो पत्थरें मारी ब्राह्मणों ने, उनको भी घुसने नहीं दिया मंदिर में। और जब महार तालाब में जिसमें सारे जानवर पानी पीते थे, उसमें पानी पीने के लिए आंदोलन किया, तो भी उनको पानी तक नहीं पीने दिया गया। तो इसकी वजह से इस्लाम में लोग गए। जिनको इस्लाम मिला वो इस्लाम में गए, जिनको सिख धर्म मिला वो सिख में गए, जिनको क्रिश्चियन मिला क्रिश्चियन में गए, जिनको बुद्ध धर्म मिला बुद्ध में गए, जिनको जैन धर्म मिला जैन में गए, जिनको लिंगायत धर्म मिला लिंगायत में गए। इस गुलामी से जिसको जहाँ रास्ता मिला उधर चले गए। लेकिन ब्राह्मण क्या कहते हैं? तलवार के बल पर मुगलों ने धर्म परिवर्तन कराया। अरे तलवार पे धर्म परिवर्तन कराया तो तुम्हारा कोई बाप दादा एक तो शहीद होता धर्म परिवर्तन रोकने के लिए। तुम तो सबसे बड़े ठेकेदार हो ना हिंदू धर्म के, तो तुम्हारा तो कोई बाप दादा एक तो ब्राह्मण शहीद हुआ होता कि मुसलमान तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इसलिए रोकने के लिए हम शहीद हो गए, हमारे बाबा दादा शहीद हो गए। ऐसा कोई इतिहास है? कोई शहीद नहीं हुआ। क्यों नहीं शहीद हुआ? क्योंकि ये तलवार का मामला नहीं था, ये स्वेच्छा का मामला। और जब मुगल इस देश में थे, आज के मुसलमान विदेशी नहीं, लेकिन जो मुगल थे वो विदेशी थे। मुसलमान यहीं से धर्म परिवर्तित। मुगलों से शिवाजी महाराज ने लड़ा तो शिवाजी महाराज का पैर के अंगूठे से राज तिलक करने का काम ब्राह्मणों ने किया, और उनके महाप्रतापी पुत्र संभाजी महाराज की हत्या कराने का काम ब्राह्मणों ने। मुगलों से गुरु गोविंद सिंह लड़े तो उनको दोनों बच्चों को ब्राह्मणों ने मुगलों के साथ मिलकर के जिंदा दीवार में चुनवाने का काम किया। तो ब्राह्मण को जब मुगलों की सरकार थी, सत्ता थी, तो उनके साथ गलवैया डाल के राज कर रहे थे। आज जो हमको मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं वो लोग
मुगलों के साथ गलबहियां डालकर राज कर रहे थे, अपनी बहन बेटियों की शादियां लगा रहे थे, और आज हमको मुसलमानों के विरोध में भड़काने का काम कर रहे हैं। समझना पड़ेगा कि जो मुगल थे या तो मर खप गए और या तो पाकिस्तान चले गए। भारत में मुगल नहीं है, भारत में मुसलमान हैं, और भारत में जो मुसलमान हैं वो हमसे धर्म परिवर्तित है, हमारे भाई है। ये बात डीएनए ने साबित कर दिया है। लेकिन भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। एससी एसटी ओबीसी आपस में भाई हैं, उनको आपस में लड़ाया जा रहा है, और एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है। और लड़ाने के पीछे का मकसद क्या है? जो 3.5% के विदेशी लोग हैं वो अपने वोट से गांव में पंच और सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि निषादों का गांव है, कुर्मियों का गांव है, मौर्या का गांव है, राजभर का गांव है, चमार का गांव है। आप देखेंगे इलाके में गांव के गांव बड़े बड़े गांव मिले। ब्राह्मणों का गांव ही नहीं होता, गांव में 2-4 होते। ब्राह्मणों का कोई गांव नहीं होता, गांव में 2-4 होते। तो जो गांव हो भी 10-20 गांव में किसी एक गांव में 2-4 मिलते हैं। जो 10-20 गांव में 2-4 हैं वो कोई चुनाव अपने वोट से जीत सकते हैं? वो अपने वोट से कोई चुनाव जीत नहीं सकते हैं। इसलिए वो हमारे लोगों को मुसलमानों से लड़ाते हैं, और मुसलमानों के विरोध में हिंदू के नाम पर हमको इकट्ठा करते हैं। जब वो 3.5 है, 3.5 अकेले चुनाव नहीं जीत सकता, लेकिन जब वो हिंदू के नाम पर हमको इकट्ठा करते हैं तो हम 85% के लोग, हम 60% ओबीसी समाज के लोग उनके पीछे खड़े हो जाते। तो 3.5 में 60 जुड़ गया, कितना हो गया? 63.5 हो गया। 63.5 हो गया तो बहुमत में हो गए। हमारे खड़े हुए बगैर वो बहुमत में नहीं हो सकते, हमारे खड़े होने से वो बहुमत में होते हैं, और फिर हमारी कुटाई पिटाई करते हैं, हमारे ही ऊपर अन्याय अत्याचार करते। डर मुसलमानों का दिखाते हैं, लेकिन असली निशाना तो हम ही होते हैं। आज सबसे ज्यादा हत्याएं किसकी हुई पूरे उत्तर प्रदेश में? उठाकर देख लो। सबसे ज्यादा हत्याएं बैकवर्डों की हो रही, सबसे ज्यादा फर्जी इनकाउंटर बैकवर्डों के हो रहे हैं, सबसे ज्यादा अधिकारी कर्मचारी बैकवर्डों के परेशान किए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के ऊपर हो रहा है। अभी ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में महिला के कपड़े खींच लिए, पुरुष को धक्के मारे, ये तो चलता था, ये तो आज तक सुना था, लेकिन महिला को नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया और कपड़े तक खींच लिए गए। इतना ज्यादा तो आज तक नहीं सुना था। आप तो जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख के लिए नॉमिनेशन नहीं करने दे रहे हैं, क्या तुम्हारे बच्चों को ग्राम प्रधान के लिए और पंच के लिए भी नॉमिनेशन नहीं करने देंगे अगर नहीं खड़े हुए? तो इस बात को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी आपस में भाई हैं, एक ही खून के लोग हैं, एक ही वंश के लोग हैं। ये बात डीएनए से प्रमाणित हो, और इनको इकट्ठा होने की जरूरत है। और अगर ये इकट्ठा होते हैं, जिनकी आबादी देश में 90% है, इसलिए जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। ये 90 भाग की लड़ाई है, और ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी है। जो पिछड़ा वर्ग है उसको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को कुछ मिल गया, शेड्यूल ट्राइब को कुछ मिल गया, लेकिन 2 को बिल्कुल कुछ नहीं मिला। एक तो मुसलमानों को इस देश में कुछ नहीं मिला। केवल आजादी के 74 साल में सबसे ज्यादा कुर्बानी आजादी के लिए मुसलमानों ने दिया। दिल्ली में अगर जाओ इंडिया गेट पे तो नाम छपे हैं, देख लो। लेकिन मुसलमानों को इस देश में आज तक सफाई देना पड़ रहा है। हम आतंकवादी नहीं, हम पाकिस्तानी नहीं है, वो केवल सफाई देना पड़ रहा है, उनको देश में कुछ नहीं। दूसरा, ओबीसी के लोगों को हिंदू के नाम पर मुसलमानों से लड़ाया जाता रहा, ओबीसी के लोगों की गिनती तक नहीं हुई, कुछ भी नहीं मिला। ओबीसी को इस देश में कुछ नहीं मिला, मुसलमान को इस देश में क्यों नहीं मिला? क्योंकि दोनों को एक दूसरे से लड़ाया जाता रहा। मंडल कमीशन का मुद्दा दबाने के लिए कमंडल का मुद्दा खड़ा किया आरएसएस बीजेपी के लोगों ने, और बाबरी मस्जिद को गिरवा दिया। जिस ओबीसी के लोगों को 52% हिस्से के लिए संसद घेरना चाहिए था, वो ब्राह्मणों के कहने में आकर के बाबरी मस्जिद गिराने चले गए। कौन थे? विनय कटिया, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया, ये कौन थे? सारे के सारे ओबीसी के लोग थे। इनसे बाबरी मस्जिद गिरवाई, इनकी तो औकात नहीं है खुद जा करके गिरा, इनकी औकात ही नहीं।
ये ना अंग्रेजों को भगा सकते थे, ना बाबरी मस्जिद गिरा सकते थे, हमारे लोगों को आगे किया। बाबरी मस्जिद हम लोगों ने गिराई और ट्रस्ट बना तो किसको रखा? एक भी यादव को, एक भी कुर्मी को, एक भी मौर्या को, एक भी गरड़िया को, एक भी राजभर को, एक भी निषाद को रखा क्या? अरे गिरवाई हमसे तो हमको ट्रस्ट में रखना चाहिए था ना मंदिर के, मगर एक को भी नहीं रखा। चलो दूसरे खराब थे तो विनय कटियार तो बढ़िया वाले हिंदू थे, कल्याण सिंह तो बढ़िया वाले हिंदू थे, परवीर तो बढ़िया तो बढ़िया वाले हिंदू थे, उमा भारती तो बढ़िया वाली हिंदू थी, उनको ही रख लेते। दूसरे खराब थे अपनी पार्टी के लोगों को रख लेते, केशव प्रसाद मौर्य को रख लेते, मगर किसी भी ओबीसी को नहीं रखा। क्यों? क्योंकि अधिकार के लिए हम लोग हिंदू नहीं है, हम केवल 3 समय में हिंदू। जब मुसलमान से लड़ना हो तब हम पहले नंबर के हिंदू हैं, बढ़िया वाले हिंदू हैं। जब वोट देना हो तो और बढ़िया वाले हिंदू हैं, और जब चंदा देना हो तो उससे भी बढ़िया वाले हिंदू हैं। 3 समय पर हिंदू हैं। जैसे अधिकार की बात करें तो हम हिंदू नहीं हैं। ये जो साजिश देश में हो रही है, इस साजिश को पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। आजादी के 74 साल में पिछड़ों को उनका हिस्सा नहीं मिला, और मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति जनजाति से भी ज्यादा खराब हो गई। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा। और सच्चर कोई मुसलमान भी नहीं थे, गैर मुसलमान द्वारा दी गई रिपोर्ट है। मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति जनजाति से खराब है। जानवरों की गिनती हुई, ओबीसी की गिनती नहीं हुई। शेड्यूल कास्ट का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ। आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है। देश की जो 90% आबादी है उसको गुलाम बना करके रखा जा रहा है। और नरेंद्र मोदी ने तो कसम खा लिया, कहा देश नहीं बिकने दूंगा, मगर देश के अंदर देश है ऐसा कुछ बचने नहीं दूंगा। तो अभी इंडियन ऑयल बेच रहे, अभी भारत पेट्रोलियम बेच रहे, अभी बीएसएनएल बेच रहे, अभी रेलवे बेच रहे हैं। यहाँ बैठे और खड़े हर आदमी की इच्छा है उसको सरकारी नौकरी मिले, उसके बेटे को सरकारी नौकरी मिले, उसकी बेटी को सरकारी नौकरी मिले, उसकी बहू की सरकारी नौकरी मिले। हर आदमी की इच्छा है, हर आदमी चाहता सरकारी नौकरी मिले। अरे सरकारी रहेगा तब ना सरकारी नौकरी रहेगी, जब सरकारी ही नहीं रहेगा तो सरकारी नौकरी कहाँ से रहेगी? आप उत्तर प्रदेश का ही ले लो, हर डिपार्टमेंट में एक बाबू 10 बाबू का काम कर रहा है, एक चपरासी 10 चपरासी का काम कर रहा है। सारी भर्ती खाली पड़ी हुई है, कोई कर रहा है क्या? क्यों करेंगे? और 2017 में हमको क्या बताया? अरे अखिलेश ने तो सब यादव को दे दिया, मायावती ने सब चमार को दे दिया, इसलिए यादव जी, इसलिए उर्मी जी लोग भाजपा लाओ, निषाद जी लोग भाजपा लाओ, मौर्य जी लोग भाजपा लाओ, राजभर जी लोग भाजपा लाओ, क्योंकि सब नौकरियां तुमको देने वाले। कितने को मिल गई भाई? कितने को मिल गई? वो तो भर्ती ही नहीं निकाल रहे हैं, तो नौकरी कहां से दे देंगे? अरे भर्ती होगी तो 27% ओबीसी को और 22% शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलेगी। अगर भर्ती ही नहीं होगी तो कहां से मिलेगी? वो तो भर्ती ही ना करने वाले लोगों को आपने सरकार में बिठा दिया, तो नौकरी कहां से मिलेगी? सरकारी बेच रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। और जो 3 काले कानून आ गए, उससे जो किसानों के पास जमीन है वो भी खत्म हो जाएगी। किसानों की जमीन पर अडानी अंबानी का कब्जा होगा तो बाजार में छोटी दुकानें आपकी चलेंगी, आपकी नहीं चल पाएंगी। यहाँ भी अडानी अंबानी की दुकानें ही खुलेगी। 2 ही लोग होंगे, 2 ही प्रकार के लोग। एक अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति लोग होंगे और दूसरे हमारे बच्चे उनके नौकर होंगे। 2 ही होंगे, तीसरा कोई नहीं। ये व्यवस्था देश में मोदी जी लाना चाहते हैं। वो बात बहुत सारी करते हैं मगर करते कुछ नहीं है। कहा हम पिछड़े वर्ग के हैं, चाय बेचने वाले हैं, नीच जाति के हैं, और सरकार बन गई तो जानवरों की गिनती किया, ओबीसी की नहीं किया। कैसा पिछड़े वर्ग का आदमी? हमने कहा मोदी जी आप बहुत पिछड़ा पिछड़ा कहते हो, तो आप केवल एक काम कर दो। अभी गिनती होने जा रही है, शेड्यूल कास्ट के लिए कॉलम है, शेड्यूल ट्राइब के लिए कॉलम है, ओबीसी के लिए केवल एक कॉलम कागज पर बढ़ा दो। उसके लिए एक नया पैसा ज्यादा नहीं लगेगा, एक नया खर्चा होने वाला नहीं है, कर्मचारी भी नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, उतने में ही सब काम हो जाएगा। केवल एक कॉलम कागज पर बढ़ा दो, हम भी मान लेंगे कि आपका सीना 56 इंच। आप पिछड़े हो, हम भी मान लेंगे, लेकिन मोदी जी ये करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी को अपने को पिछड़ा कहने का अधिकार भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी गांव में पंडित जी बाबू साहब लोग प्रधान होते हैं, लेकिन अचानक सीट रिजर्व हो जाती है, और जब सीट रिजर्व हो जाती है तो अपने हरवाह को, चरवाह को, अपने पशु को चारा डालने वाले आदमी को
नॉमिनेशन करवा देते हैं, उसको प्रधान भी बना लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में प्रधान नहीं होता है। एक्चुअल में प्रधान बाबू साहब और पंडित जी ही होते हैं। जैसे गांव में आपके आदमी को गुलाम बना करके प्रधानी पंडित जी बाबू साहब चलाते हैं, वैसे देश में नरेंद्र मोदी को गुलाम बना करके आरएसएस के ब्राह्मण देश को चलाने का काम कर रहे हैं और आप सभी लोगों को अधिकार वंचित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जागने की जरूरत है, चैतन्य होने की जरूरत है। और इस देश में जो हमारे नेता है ना, जो कटिया में केचुआ की तरीके से फंसाए जा रहे हैं, उनसे भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। नहीं तो हमारे लोग डायरेक्ट बीजेपी के झांसे में नहीं फंसते। तो ये जो बीजेपी की कटिया में जब केचुआ लग जाते हैं ना जाति बिरादरी के लोग, तो उनके झांसे में हमारे लोग फंस जाते हैं। अरे ये तो कुर्मियों का नेता है, ये बीजेपी में चला गया तो हम कुर्मी हैं चले जाएंगे। अरे ये तो यादव का नेता है, ये बीजेपी में चला गया तो हम चले जाएंगे। ये राजभर का नेता है, ये निषाद का नेता है, ये चला जाए तो हम चला जाएंगे। अरे वो तो चला गया तो सांसद हो गया, वो विधायक हो गया, वो मंत्री हो गया, उसके पास पेट्रोल पंप नहीं था तो पेट्रोल पंप हो गया, गैस एजेंसी नहीं थी तो गैस एजेंसी हो गई। फिर अपने बेटे के लिए भी टिकट मांग रहा है, अपनी बेटी के लिए भी मांग रहा है। उसका काम तो बन गया, आपका क्या होगा? जब सब कुछ अधिकार खत्म हो जाएंगे तो आपका क्या होगा? कहावत है ना, आपका क्या होगा जनाबे अली, एक गाना है। तो ये तो कटिया में केचुआ लगा करके अपना काम बना रहे हैं। भाजपा वाले काम बना रहे हैं, हमारे नेता भी काम बना रहे हैं, लेकिन समाज की नौकरियों पर ब्राह्मणों का कब्जा हो रहा है। सारी कंपनियां अडानी अंबानी को बेची जा रही। चौधरी चरण सिंह के नाम से लखनऊ का एयरपोर्ट था, अब क्या हो गया? अडानी एयरपोर्ट हो गया, बेच दिया। केवल एक नहीं बेचा, बहुत सारे बेच दिए। तो ये अगर सारा बिक रहा है, सारा अडानी अंबानी का देश पर कब्जा हो जाएगा, तो आने वाले समय में अभी योगी मोदी जी ने मिलकर 8 घंटे की नौकरी को 12 घंटे कर दिया है। पता नहीं होगा आप लोगों को, 8 को 12 कर दिया। वेतन 8 का मिलेगा, नौकरी 12 घंटे करनी पड़ेगी। पहले बेगारी चलती थी, बधुआ मजदूरी चलती थी, फिर बेगारी और बधुआ मजदूरी का। बहराइच में आपका स्वागत है। जब बहराइच से बाहर निकलते हैं तो बोर्ड मिलता है, बहराइच आने के लिए धन्यवाद। अगले जिले का बोर्ड लगता है, इसमें आपका स्वागत है। ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता है? आने वाले समय में ऐसा नहीं मिलेगा। आने वाले समय में क्या मिलेगा? अडानी की सीमा में आपका स्वागत है। 100 किलोमीटर आगे जाने के बाद भी थोड़ा और ज्यादा देता है जो खरीदता है किसान की फसल। तो हम तो किसान हैं, हम किसी के अधिकार पर कब्जा नहीं करना चाहते, लेकिन अब ये भी बर्दाश्त नहीं करेगा पिछड़ा वर्ग कि हमारे अधिकार पर कोई कब्जा करके रखे। ये भी हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चल रही है। आने वाले समय में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएगी। पूरे देश के ओबीसी को जागृत करेंगे और पूरे देश के ओबीसी को जागृत करके, मान लो 60 करोड़ ओबीसी है, 59 करोड़ नहीं तैयार हुए, केवल 1 करोड़ तैयार हो गए। 1 करोड़ में से भी केवल 50 लाख को दिल्ली बुला दिया तो दिल्ली में जगह बचेगी? अरे 60 करोड़ आ जाएंगे फिर तो पता नहीं क्या होगा। 1 करोड़ में से केवल 50 लाख को बुलाएंगे तो दिल्ली में जगह नहीं बचेगी। और जो 59 करोड़ को हम नहीं बता पाएंगे, वो 59 करोड़ जब 50 लाख दिल्ली में पहुंच जाएंगे तो सारे देश के ओबीसी को पता चल जाएगा, एससी को पता चल जाएगा, एसटी को पता चल जाएगा, माइनॉरिटी को पता चल जाएगा। ये तो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की लड़ाई, ये तो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने की लड़ाई है। ये तो भारत में सबके साथ इंसाफ कायम करने की लड़ाई है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस बात की लड़ाई है। अगर ये पूरे भारत के ओबीसी को पता चल जाएगा और पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को पता चल जाएगा, एससी बीसी माइनॉरिटी को पता चल जाएगा, तो देश में जन आंदोलन हो जाएगा, जन क्रांति हो जाएगा। और फिर किसी के बाप की औकात नहीं है कि हमको गुलाम बनाकर रख सके, हमको हमारे अधिकारों से वंचित कर सके। और वो क्या करेंगे? तब तो हम देने वाले हो जाएंगे ना। फिर तो हम तय करेंगे 3.5% जो लोग हैं उनको 3.5 देना है या नहीं देना है, ये हम तय करेंगे। तो साथियों, इस लड़ाई में आप लोग का सहयोग देंगे, क्योंकि अभी आगे भी कार्यक्रम है। इतना ही कहते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद चौधरी विकास पटेल जी।